साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आप विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला के अंतर्गत आज कवि अनुवादक कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रख्यात गुजराती कवि, कथाकार, आलोचक आदरणीय मनीलाल पटेल जी हमारे साथ हैं और आदरणीय प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे गुजराती के लेखक और अनुवादक हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप दोनों ही विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में मैं परिचय करवा देता हूं आदरणीय मनीलाल हरिदास पटेल जी से। आप गुजराती के प्रख्यात कवि, कथाकार, निबंधकार और आलोचक हैं। आपकी कई चर्चित पुस्तकें गुजराती भाषा और हिंदी भाषा के पाठकों तक पहुंची हैं और बहुत ही प्रशंसित हुई हैं। उनमें कुछ प्रमुख हैं: पद्म बिनन देशमा, भूसत ग्रामचित्र, सतमी ऋतु, डूंगर कोरी घर कर्या, पतझर, विच्छेद। हो सकता है मुझे उच्चारण में कुछ दोष हो सकता है क्योंकि मैं गुजराती, तो मैं ऐसी कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत किया गया है, जिनमें कुछ खास हैं: धनजी कांजी गांधी सुवर्ण चंद्र, उमा स्नेह रश्मि पुरस्कार, उष्णस सम्मान, उपेंद्र पंड्या पुरस्कार, काका साहब कालेलकर सम्मान, नाना भाई सूरती सम्मान, हरिलाल देसाई पुरस्कार, जोसेफ मेकवान सम्मान जैसे कई अलंकरण। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय मणिलाल हरिदास पटेल जी का अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर आलोक गुप्त जी की जो रुचि है और जो उनकी विशेषज्ञता है वो आधुनिक साहित्य, तुलनात्मक साहित्य, अनुवाद शिक्षण और भारतीय साहित्य में है। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। साहित्य अकादमी के लिए आपने सरस्वती चंद्र जैसे क्लासिक पुस्तक का अनुवाद किया और जो बहुत ही चर्चा में रही है। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं: रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान, साहित्य गौरव पुरस्कार जो हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात द्वारा दिया गया, और केंद्रीय साहित्य अकादमी का वर्ष 2019 का अनुवाद पुरस्कार। आप गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में मानविकी के वरिष्ठ प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं अकादमी की ओर से प्रोफेसर आलोक गुप्त जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम अपने आमंत्रित कवि आदरणीय मनीलाल पटेल जी से कुछ उनकी गुजराती कविताएं, उनके कुछ हिंदी अनुवाद सुनेंगे और प्रोफेसर आलोक गुप्त जी से, जो कि अनुवाद के क्षेत्र में पूरे देश में जाने जाने वाले लोगों में हैं, बहुत ही आपकी प्रतिष्ठा है, आदर है। हम उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि अनुवाद को लेकर के कैसी तैयारी करनी होती है एक अनुवादक को, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, और हम अपने कवि से भी ये जानना चाहेंगे कि जब उनकी रचना गुजराती भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद होकर जाती है तो वो कितना संतुष्ट हो पाते हैं, उन्हें कैसे लगता है कि क्या ये रचना पूरी तरह दूसरी भाषा में संप्रेषित हो गई है या नहीं हुई है, या और कौन कौन सी चीजें हैं कि जो इसमें रह गया है और अनुवादक को उसके लिए ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में दो वरिष्ठ विद्वान हैं। मैं शुरू करता हूं आदरणीय मनीलाल एच पटेल जी से कि वे अपनी रचनाओं का पाठ करें। आदरणीय मनीलाल पटेल जी। नमस्कार जी। एक गीत काव्य થી શરૂ કરું। ગુજરાતીમાં ગીત કવિતા છે, મારી બહુ જાણીતી રચના છે કે પંખીઓ ગાય છે, પંખીઓ ગાય છે ને થાય છે કે તો મારા માટે ગાય છે, બાકી તો પડછાયા આવે ને જાય છે। પંખીઓ ગાય છે ને અજવાળું થાય છે, બાકી તો અંધારે સગડું લીપાય છે। પંખીઓ ગાય છે। કોઈ કહે છે કે પંખી તો ઝાડ માટે ગાય છે, કોઈ કહે છે કે પંખી તો ઝાડ માટે ગાય છે એટલે તો કૂપળની કળી બની જાય છે। કોઈ કહે છે કે પંખી તો પાડ માટે ગાય છે, કોઈ કહે છે કે પંખી તો પાડ માટે ગાય છે ને એટલે તો કાળમીંડ ડૂબો પણ ખળખળતું ઝરણું થઈ જાય છે। પંખીઓ ગાય છે। કોઈ વળી કહે છે
કે પંખી તો માટીની મોજ સારું ગાય છે. પંખી તો માટીની મોજ સારું ગાય છે, એટલે તો કોળેલું તરણું પણ મોલ ભર્યું ખેતર થઈ જાય છે. પંખીઓ ગાય છે. સાચું પૂછો તો ભાઈ પંખીઓ મરમરતી મોસમ થઈ જાય છે. પંખીઓ ગાય છે ને આપણા તો 32 કોઠામાં દીવાઓ થાય છે. પંખીઓ ગાય છે ને આપણા તો 32 કોઠામાં દીવાઓ થાય છે. બીજી એક રચના છે જાણીતી મારી, એના કેટલાક થોડા અંશો રજૂ કરું. ગામ જવાની હઠ છોડી દે. કોરોનાના આ સમયમાં નગરોમાં, મહાનગરોમાં વસતા લોકોને પોતાનું ગામ બહુ યાદ આવ્યું, અને ત્યારે તો ગામ બદલાઈ ગયેલું હતું એમ કરીને બધા નગરમાં હતા. કે બાની સાથે ગયું બાળપણ, ગામ જવાની હઠ છોડી દે. બાની સાથે ગયું બાળપણ, ગામ જવાની હઠ છોડી દે. વસ્તી વચ્ચે વિસ્તરતું રણ, ગામ જવાની હઠ છોડી દે. કે બન્યો ડેમ ને નદી સુકાઈ. બન્યો ડેમ ને નદી સુકાઈ, ખેતર વૃક્ષો ગયા કપાઈ. ગામ જવાની હઠ છોડી દે. કે આબા રાયણ મવડા ક્યાં છે? આબા રાયણ મવડા ક્યાં છે? નોધારી ટેકરીઓ ત્યાં છે. ગામ જવાની હઠ છોડી દે. ચોરો તૂટ્યો ગયા પાળિયા. ચોરો તૂટ્યો ગયા પાળિયા, નથી ગોખલા બચા આળિયા. ગામ જવાની હઠ છોડી દે. કે નથી વાવતા ભાઈ મકાઈ, લોહી ખરું પણ નથી સગાઈ. ગામ જવાની હઠ છોડી દે. કે તને કોકના વેણ વાગશે. કે તને કોકના વેણ વાગશે ને વાત વાતમાં દુઃખ લાગશે. ગામ જવાની હઠ છોડી દે. पादर रास्ता नाम पूछसे. अपने गांव जब जाएगा तो गांव का पादर और रास्ते पूछेंगे, नाम पूछेंगे कि आप कौन है, कहां से आए हो. पादर रास्ता नाम पूछसे, કોનું છે ભાઈ કામ પૂછશે. ગામ જવાની હઠ છોડી દે. કે નથી ઓટલે ભીતે ઓકળી, સગપણ ભૂલી પ્રજા મોકળી. ગામ જવાની હઠ છોડી દે. કે છાશ રોટલો ગયા વસૂકી, ને માટીએ પણ માયા મૂકી. ગામ જવાની હઠ છોડી દે. એક નવી ગીત રચના છે. સઈ હું તો અમથું કમાડ જરી વાખું. કે સઈ હું તો અમથું કમાડ જરી વાખું, વરણાગી વાયરાને એમ કરી કાબુમાં રાખું. સઈ હું તો અમથું કમાડ જરી વાખું. દૂરનો મલક અને પહાડોમાં ગામ. કે દૂરનો મલક અને પહાડોમાં ગામ, મને મેડીથી જોવાના ઓરતા. ધારી ધારીને ઝીણું જોતા તા ઝાડવા, યાદ આવે એ આંસુના નોરતા. શેરીમાં નીકળું તો ગામ સાવ ઝાંખું. સહી હું તો અમથું કમાડ જરી વાખું. સુમસામ પડસાળો आंगणा ने शेरी, हर जगह सन्नाटा है. सुमसाम પડસાળો આંગણા ને શેરી, વાગે મને કૂપળ ફૂટ્યાની વેળ વેરી. કે સોરાતી જાઉં હું તો વહેરાતી જાઉં, મને ધૂળિયા વંટોળિયાએ ઘેરી. કેમ સાચવશો પાલવમાં આખું આખું, કે વર્ણાગી વાયરાને કેમ કરી કાબુમાં રાખું. सही हूं तो अमथू कमाड़ जरी वाखू. एक चींटी के बारे में कविता है, बाद में इसका अनुवाद मैं हिंदी में पढ़ूंगा, अभी गुजराती में मैं पेश करता हूं. कीड़ी. કીડી મને ગમે છે. કીડી કાનૂન ઘડતી નથી. કીડી કોઈ કાયદો પાળતી નથી. ફાયદો મેળવવા કીડી કોઈને પંપાળતી નથી. શિસ્ત તો કોઈ એની પાસેથી શીખે. ખાંડની બોરી મળે તો એ કીડી કણથી રાજી રહે છે. મણ સંગરતી નથી કીડી, ક્ષણ ક્ષણમાં જીવે છે કીડી. કીડી કોઈને વાટ પૂછતી નથી. બીજી કીડી મળે ત્યારે ખબર પૂછે છે કીડી. કીડી ધીરજ ધરે છે. 12મો અને 62મો માળ ચડે છે. મહેલની ટોચે તડકો ખાય છે. કીડી રાજાથી ડરતી નથી.
ચડ ઉતર જાણે છે કીડી, વરુણ દેવ એની પરીક્ષા લે છે, કીડી તરણું લઈને તરી જાય છે. હો હા કર્યા વગર શાંતિપૂર્વક મરી જાય છે કીડી. આવતે ભવે મારે કીડી થવું છે, કીડી બહુ બહુ ગમે છે મને. એનો હિન્દી અનુવાદ વાંચું કીડીનો. चींटी, चींटी मुझे अच्छी लगती है, करती अपने फायदे के लिए चींटी किसी की खुशामद नहीं करती. अनुशासन तो कोई इससे सीखे. शक्कर की बोरी मिल जाए तो भी वह कण में संतोष कर लेती है. मन भर वह इकट्ठा नहीं करती, चींटी तो क्षण में जीती है. चींटी किसी से रास्ता नहीं पूछती. राह में कोई दूसरी चींटी मिल जाए तो उसका कुशल क्षेम जरूर पूछती है चींटी. चींटी धीरज रखती है. 12 मंजिल हो या 62, चींटी उस पर चढ़ जाती है. महल के शिखर पर चींटी धूप सेकती है. चींटी राजा से भी नहीं डरती. उत्थान पतन के मर्म को समझती है चींटी. वरुण देव जब परीक्षा लेने आते हैं तब भी वो तिनके के सहारे पार हो जाती है चींटी. शोरगुल मचाए बिना शांतिपूर्वक मर जाती है चींटी. अगले जन्म में मुझे चींटी बनना है. चींटी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. और एक काव्य खेत है, वो हिंदी में पढ़ता हूँ जी. खेत के बारे में है. आप यह न माने कि खेत सिर्फ सिवान में रहते हैं. ખેતરો માત્ર સીમમાં રહે છે એવું નથી. आप यह न माने कि खेत सिर्फ सिवान में रहते हैं. खेत आते हैं बाड़े में, खलिहान में, गलियों पार करके पहुंच जाते हैं बरामदे में, घर के कोठरी में, कोठार में. पहचान को ताजा करते बखार में खेत फैल जाते हैं घर में, अपने घट में. खेत बोलते हैं, मन को खोलते हैं, चमचमाते हैं आंखों में. पूरे के पूरे शांत और समझदार दिखते मौसमी खेत कभी विद्रोह करते हैं, संघर्ष करते हैं, आकाश को छूते हैं, हवा के कहने पर मान जाते हैं पल में. आम और महुए की छाया को पी पी कर माटी की मस्ती गाते हैं खेत. दुस्सह दोपहर की चिलचिलाती धूप के लिए अंजूरी पसारते हैं खेत. उदास सांझ को भी ले लेते हैं आगोश में. यात्रा में मीलों तक हाथ फैलाकर बुलाते कुंवारी सगर्भा नारी के सुकोमल चेहरे जैसे कसीले सुगंध भरे खेत. कुहरे का मलमल ओढ़कर चांदनी बनकर आपके घर की खिड़की तक आ जाते हैं खेत. आपने सूंघा है कभी खेतों को? सचमुच विश्वास पूर्वक प्रेम से. कितने अकेले होते हैं वे. कभी तो जल्दबाजी में या भूल से शहर की वीरान सरहद तक आ जाते हैं ये भोले भाले माँ बाप सरीखे खेत. मक्के के बदले मकान उगते देखकर डर जाते हैं बेचारे खेत. मक्के के बदले मकान उगते देखकर डर जाते हैं बेचारे खेत. सीमेंट के शिकंजे से छूटकर वापस आने के लिए सिसकते पिलकते धधकते हुए खेत. ये खेत कभी हमें माफ नहीं करेंगे. ये खेत कभी हमें माफ नहीं करेंगे. फ्लैट में कैद हो गए हमारे खेत. बहुत बहुत धन्यवाद. कैद हो गए हमारे खेत. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मणिलाल पटेल जी. हमने छंद कविता भी सुनी और हमने मुक्त छंद की भी कविताएं आपसे सुनी. मैं आलोक गुप्त जी से ये जानना चाहूंगा
कि जब छंदबद्ध कविता का अनुवाद एक अनुवादक करता है तो उसके लिए कितनी चुनौती होती है, क्योंकि उसमें एक लय, मात्राएं, इन सब का वो निर्वाह दूसरी भाषा में जब करने चलता है तो उसको कौन कौन सी तैयारी और कैसी क्या विशेष चीजें करनी होती हैं? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। छंदबद्ध कविता का अनुवाद सरल नहीं है और बहुत बार इसके परिणाम इच्छा न होते हुए भी उसमें बहुत कुछ ऐसा डालना पड़ता है छंद और मीटर बनाने के लिए कि जो मूल भाव है उससे चीजें हट जाती हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से जब मुझे छंदबद्ध कविता का अनुवाद के लिए कहा जाता है तो मैं ये कहता हूं कि मैं मुक्त छंद में ही उस कविता का अनुवाद करूंगा। और इसके लिए मैं जो बताना चाहूंगा वो है राजेंद्र शाह को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो उनकी कई रचनाओं के कविताओं के अनुवाद के लिए बात हुई थी। उनकी एक तो उनके मैं एक और मैं बताऊं, गुजराती में वर्णिक छंद होते हैं, हिंदी में मात्रिक छंद होते हैं, ये अंतर दोनों में ज्यादातर है। और हरिणी और पृथ्वी छंदों में राजेंद्र शाह की कविताएं हैं। उनका नाद सौंदर्य भी बहुत है। जब हम अनुवाद में जाते हैं ये दोनों चीजें छूट जाती हैं जो कि इनकी कविताओं को बहुत प्रबल इनके पाठ को बनाती हैं। इनके बावजूद भी कविता में जो मर्म था उसको पकड़ने के लिए मैंने प्रयत्न किया। एक आदरणीय चौधरी साहब, रघुवीर चौधरी के संपादन में ज्ञानपीठ ने राजेंद्र शाह की कविताओं के अनुवाद की एक पुस्तक का ग्रंथ प्रकाशित किया है जिसमें गुजराती कविता भी है और हिंदी हमारे बहुत से मित्रों ने उसमें किया। तो ये जो है वो मुश्किल है। इसी तरह उमाशंकर जोशी के कई कविताओं के अनुवाद हमने किए हैं, लेकिन वहां यही मुश्किल आती थी कि छंदबद्ध अनुवाद करना आज उस तरह से संबद्ध नहीं है, क्योंकि छंद का उतना पकड़ भी होनी चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि गुजराती में जो सोनेट और गजलें लिखी गई हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके अनुवाद हिंदी में नहीं हो पा रहे क्योंकि जो दोनों भाषाओं को जानते हैं उनकी छंद पर उतनी पकड़ नहीं है और उनको उस तरह से अनुदित करना संभव भी नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर रचना को अर्थपूर्ण जाना है दूसरी भाषा में तो छंद का मोह कभी कभी त्यागना उस रचना के साथ न्याय करना होता है। इसलिए मैं अपने रूप में तो इस चीज को रखा ही है मैंने कि मैं छंदबद्ध रचना का भी छांदस अनुवाद मैं प्रयत्न करता हूं और मैंने किए। अभी हमारे साहित्य अकादमी से भी आधुनिक गुजराती कविताएं शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है। वर्षा दास जी ने उसका संपादन किया है, स्वयं उन्होंने चयन किया है और अनुवाद किया है। उन्होंने भी आपने जो ये बात बताई कि छांदस कविता का भी मुक्त छंद में अनुवाद करके उस मर्म को बचाने की कोशिश की जो उस रचना में उसकी खासियत है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ और हम ये भी जानना चाहते हैं सर कि जब हम चूंकि आपने उपन्यास का इतना अच्छा अनुवाद किया है सरस्वती चंद्र का, जब आप उस उपन्यास का अनुवाद कर रहे थे तब आपके सामने एक उस समय की प्राचीन गुजराती भाषा और आज के समय की गुजराती भाषा, आप उस समय की अगर आप हिंदी में जाते या आज की समय की जो हिंदी, तो इनके बीच में आपने कैसे रास्ता निकाला कि हमें कौन सा चयन करना है, शब्द का विन्यास क्या होना चाहिए? अनुपम जी, आपने एक ऐसा प्रश्न छेड़ दिया है जिस पर बहस हो सकती है। अनुवाद में ज्यादातर मूल निष्ठता की चर्चा बहुत होती है कि अगर आप मूल निष्ठ उस रचना के मूल को अगर आप नहीं उसके प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो बहुत बार रचना जो
अनुवादक का धर्म है उससे चूक जाएंगे। लेकिन सरस्वती चंद्र में मैंने जब इसका अनुवाद प्रारंभ किया, और मेरी ये प्रकृति है, जब मैं अनुवाद किसी रचना का करता हूं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, कम से कम एक बार गंभीर रूप से उसको ध्यान से पूरी पढ़ लेता हूं। ऐसा नहीं है कि एक पेज पढ़ा और उसका अनुवाद कर लिया। मेरी ये आदत है, इसलिए मैं देर से अनुवाद कर पाता हूँ। पूरी को मैं पढ़ लेता हूँ। और जब मैंने इसका पहला भाग पढ़ा तो ये कादम्बरी शैली का गद्य है, यानी एक एक पूरा पेज में, बहुत जगह कभी कभी आधे पेज में एक ही वाक्य चलता है। बिल्कुल। अब उसका जो सौंदर्य है वो अपने में विशिष्ट है, लेकिन अगर मैं मूल निष्ठता का ध्यान रखूं तो मुझे उसी तरह से करना चाहिए। और अगर हम उसी तरह से करते हैं तो हमारे आज के पाठक, क्योंकि मैं आपको बताऊं, और मणिलाल भाई हैं यहाँ पे, वो भी मेरे साथ सहमत होंगे, आज गुजराती में भी गंभीर पाठक कम होते जा रहे हैं साहित्य को पढ़ने वाले। यानी सरस्वती चंद्र जैसी बृहद रचना को हमारे नए युवा पाठक और अध्यापक कितना पढ़ते हैं, ये भी एक सर्वे का काम हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इतना करूंगा, साहस नहीं होगा लोगों में पढ़ने का, क्योंकि छोर जब तक पूरा वाक्य नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका मर्म पता नहीं चलेगा। तो मैंने उसको प्रयोजन सिद्धि का इसमें जो तत्व है वो लिया, कि हमारा प्रयोजन ये है कि इसके मर्म को 21वीं सदी के पाठक तक पहुंचना चाहिए। और मैं इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी 2008 में इसको अनुवाद करना शुरू किया था, तो मैं खुद दंग रह गया कि उस समय के इस रचना को मैं कम से कम 1 सप्ताह में पूरी पढ़ गया और कहीं पर भी मुझे अरुचि नहीं हुई। तो उसके कारण ये हुआ मुझे कि इसको मुझे करना है, तो मैंने फिर इसके वाक्यों को तोड़कर छोटे छोटे वाक्यों में उसको किया। और जब इस तरह से करना होता है तो बहुत ध्यान रखना होता है कि जो कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। और मुझे संतोष है कि पहले भाग का, सरस्वती चंद्र के पहले भाग का बहुत ही अच्छा अनुवाद हुआ है। 2-1 मित्रों ने तो इस तरह से भी कहा है कि काफी लोगों ने उसके अकादमी को पत्र लिख करके भी, और पुस्तक मेलों में जब हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस पुस्तक को कितना पसंद करने वाले लोग हैं और कैसे प्रेम से इसको पढ़ते हैं। और निश्चित तौर पे आपके इस अनुवाद को बहुत ही प्रतिष्ठा मिली है। मैं बहुत ही संक्षेप में मणिलाल पटेल जी से जानना चाहूंगा, जो मैंने शुरू में भी कहा था, 2-1 मिनट में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी रचना दूसरी भाषा में पहुंचती है तो आप उससे कैसे और कितना संतुष्ट हो पाते हैं, और क्या अनुवाद की कितनी जरूरत है आज के समय में? ज्यादातर मेरी कहानियों का अनुवाद हुआ है हिंदी और दूसरी भाषाओं में, और कविता का भी अनुवाद हुआ है। दोनों का अनुवाद वैसे ही बहुत चुनौती भरा होता है, और कविता का अनुवाद करना तो इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उसमें नाद की बात आती है, लय की बात आती है, कविता का भाव और अर्थ की बात भी आती है। तो कभी भावार्थ तो आ जाता है कविता में, अनुवाद में भावार्थ 90% तक आ जाता है, मगर जो मूलतः कविता में जो भाषा रचना का, शब्द विन्यास का जो नाद है, जो लय है, वो पूरा नहीं आता। तो इतनी कमी रहती है। नाद लय भाव को पुष्ट करने के लिए बहुत कुछ उसका महिमा रहता है, तो ये नहीं आ पाता कभी, ऐसा लगता है। तो 90% तक तो लगता है कि कुछ आ गया, मगर कुछ कहावतें हैं, मुहावरे हैं, कुछ लिखने की पैटर्न है, वो दूसरी भाषा में यदि ना आए तो अभी आलोक जी ने बताया इस तरह थोड़ी छूट लेकर भी उसे लय के नजदीक रकारो अवरो भाषा का रखकर किया जा सकता है। तो इतना संतोष तो होता है। कविता का अनुवाद इतना है तो अच्छी बात है, होना तो चाहिए। और सब अनुवाद के बारे में ये है कि अभी तो एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज जैसी है, मगर हम भारतीय है तो साहित्य में, जीवन में भारतीयता, हमारी सांस्कृतिक परंपरा क्या है, भारतीयता क्या है, उसमें
कितनी चीजें बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो ये जानने के लिए और दूसरी भाषा में कैसा लिखा गया, हमारी जीने की परंपरा, हमारी सांस्कृतिक परंपरा ये कैसी है, और दूसरी भाषाओं में उसका आलेखन कैसे किया गया, उपन्यास में, कहानी में, कविता में, नाटक में, ये सब जानना जरूरी है। तो ये हम अनुवाद के माध्यम से जान सकते हैं। इसलिए अनुवाद होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। गुजराती से दूसरी भाषाओं में कम अनुवाद हुए हैं, ताकि गुजराती में बहुत अनुवाद गुजरातियों ने दूसरी भाषा से किए हैं। तो इसलिए अनुवाद की आवश्यकता आज भी इतनी है, बल्कि ज्यादा आज अनुवाद अनिवार्य होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जैसा कि आपने कहा कि एक परंपरा, एक रीति रिवाज, एक संस्कृति को दूसरी भाषा की संस्कृति तक पहुंचाना अनुवाद का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और एक खास बात यह कि हम जो अन्य हैं उनके प्रति हमारी समझ बढ़ती है, सहिष्णुता बढ़ती है, उनके प्रति हमारा सद्भाव बढ़ता है। इसलिए अनुवादक का कार्य बहुत ही चुनौती भरा है। और ये दो भाषाओं के बीच में सेतु बनाने का जो एक बड़ा सा काम हमारे भारतीय भाषाओं के और दुनिया भर के तमाम अनुवादक करते हैं, वो बहुत ही सम्मान के पात्र हैं। और साहित्य अकादमी अपनी ओर से भी, क्योंकि साहित्य अकादमी के मुख्य उद्देश्यों में है अनुवाद, इसलिए हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य विषय है चर्चा का। और आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, बहुत ऐसी बातें सूत्र वाक्यों में बातें बताई हैं कि जो हमारे अनुवादकों के लिए भी और तमाम साहित्य प्रेमियों के लिए बड़े काम की साबित होंगी। और निश्चित तौर पे रचनाओं का दूसरी भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा पहुंचना इस बहाने संभव हो सकेगा। मैं आदरणीय मनीलाल पटेल जी का और आलोक गुप्त जी का बहुत बहुत आदर और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ अपना ये समय साझा किया और साहित्य प्रेमियों के बीच में आए, साहित्य अकादमी का ये निमंत्रण स्वीकार किया। मैं अकादमी की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर भी आप दोनों ही विद्वानों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका भी आभार, धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।